हाय, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस संयम कोर्स, जिसके अंदर हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर करते हैं। अनकवर का मतलब कि उसे हम लोग विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास तक चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जैसा कि नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो, उसी के आधार पे आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसे कि एंगल क्या है, उसका कन्वेंशन क्या है और फिर उनके यूनिट्स क्या हैं। तो उन सब चीज़ों को पहले समझते हैं एंड देन we will learn trigonometric functions. So let's see. Okay, तो सबसे पहले हमें जानना है कि एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है। तो एंगल का डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर इनफैक्ट सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक रे दे रखा है ऐसे, और इस रे को हम यहाँ से अगर इधर मूव कर देंगे तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा, और इस मूवमेंट से जो शेप मिलेगा, इस शेप को हम कह सकते हैं एंगल। दिस इज कॉल्ड एंगल। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा भी सोच सकता है कि इनिशियल पोजीशन को हम यूं या फिर ऐसे क्यों लें। इनिशियल पोजीशन ऐसे भी हो सकता है, इनिशियल पोजीशन ऐसे भी हो सकता है किसी रे का, और फाइनल पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ऐसी दुविधा से बचने के लिए मैथमेटिक्स के पास एक अच्छा इलाज है। वो क्या है? कॉन्वेंशन का। कॉन्वेंशन ऐसी चीज़ है, ऐसा टूल है जिससे कि हम अपने आइडिया को या फिर अपने किसी भी थ्योरी को इजीली सबके लिए समान रूप से कन्वे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन, आपका मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन जो होता है वो इजी हो जाता है, और कोई भी नई डेवलपमेंट होती है तो उसको ट्रांसफ़र करने में हमें सुविधा होती है। और साथ ही साथ जो आप चीज़ें समझ पाते हो, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में आसानी होती है। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने अगर प्लस के साइन को प्लस ना मान के माइनस किया होगा, तो आप 5 + 2 को आप तो 7 समझोगे, लेकिन मैंने इसको प्लस को माना है कि ये माइनस कर रहा है, तो मैं इसको 3 बोलूँगा। तो इस केस में आपको समझने में और मुझे समझाने में परेशानी हो जाएगी। इसलिए कन्वेंशन का उपयोग किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे कन्वेंशन है कि इनिशियल रे को कैसे माना जाएगा। तो कोई भी ऐसा रे जो पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन के लॉन्ग स्थित हो, उसे कहेंगे हम लोग इनिशियल रे। सो दिस इज योर इनिशियल रे या फिर इनिशियल पोजीशन। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास किसी रे का इनिशियल पोजीशन है, और अब इसको हम दो तरीके से घुमा सकते हैं। या तो मैं इसको घुमा के यहाँ पे लेके चला जाऊँ इस डायरेक्शन में रोटेशन करके, या फिर अगर मैं इसको इधर के डायरेक्शन में रोटेट करके यहाँ पे स्थित कर दूँ, तो दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। इनिशियल पोजीशन से ये दो फाइनल पोजीशन पाए जा सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? फाइनल पोजीशन। इसको इनिशियल लाइन भी कहा जाता है, इनिशियल रे भी कहा जाता है, इसको टर्मिनल रे टर्मिनल पोजीशन भी कहा जाता है। ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फाइनल पोजीशन है उसी रे का। तो आप देखो कि ये जो डायरेक्शन है मूव करने का, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जो क्लॉक में जो सेकंड की सुई है या फिर जितनी भी उसमें निडल्स हैं, उनका जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये इसके उल्टी दिशा में बढ़ना है क्लॉक के डायरेक्शन से। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और इसे कहा जाएगा क्लॉकवाइज। तो जब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो उस केस में जो एंगल बनेगा उसे लिया जाएगा पॉजिटिव एंगल। ये भी एक कन्वेंशन है। और जब हम
क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उस केस में जो एंगल बनेगा उसे लेंगे हम लोग नेगेटिव एंगल। तो ये तो हुआ एंगल का कॉन्वेंशन और एंगल के लिए इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो मान लीजिए आपने जो छोटी क्लासेस में जिस तरह के एंगल्स को देखा है, समझा है, उसके आधार पे अगर मैं पूछूं कि हमारे पास अगर ये कोई इनिशियल रे हो और यहाँ से ये 30 डिग्री के एंगल पे फाइनल पोजीशन को गेन करके यहाँ चला जाए, तो इस केस में कहा जाएगा ये पॉजिटिव 30 डिग्रीज का मूवमेंट हुआ है। तो कोई समझ जाए कि अच्छा इनिशियल रे जहाँ पे था वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव किया है। एंड सिमिलरली इसको मैं इधर की तरफ मूव करके ये पूछूं कि वो 60 डिग्री से मूव किया है क्लॉकवाइज, तो आपको बोलना हो कि वो नेगेटिव 60 डिग्रीज मूव किया है। तो हमने यहाँ समझा कि एंगल क्या है और उसको डिसाइड करने के लिए कॉन्वेंशन क्या है। अब आते हैं एंगल के मेज़रमेंट के बारे में। तो एंगल का जो मेज़रमेंट होगा वो अलग अलग यूनिट में हो सकता है। हमें मुख्यतः यहाँ पे 2 यूनिट को समझना है, द डिग्रीज मेज़रमेंट एंड रेडियन मेज़रमेंट। तो उससे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा। सपोज़ कीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 90 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसमें जो रिवोल्यूशन है वो भी एंगल का यूनिट है। इसका मतलब क्या हो कि जो बड़े एंगल्स को हमें बताना होता है तो हम रिवोल्यूशन वर्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि इस व्हील पे अगर हम कोई एक पॉइंट फिक्स मान लेते हैं तो वो 90 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड से अगर मूव कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो 1 सेकेंड में ही 90 बार यहाँ पे अपने ओरिजिनल स्थान पे आएगा। मतलब कि वो एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा, फिर दूसरा रिवोल्यूशन, फिर तीसरा रिवोल्यूशन, और उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि वो 1 सेकेंड में 90 बार अपने स्थान पे आ जाएगा। तो ऐसे बड़े एंगल्स को मेजर करने के लिए हम रिवोल्यूशन वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन रिवोल्यूशन जो कि आपने देखा कि 90 रिवोल्यूशंस बड़ा एंगल है, तो छोटे एंगल को मेजर करने के लिए हमें क्या लेना होगा? वैसे एंगल्स को मेजर करने के लिए हम डिग्री या रेडियंस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे रिवोल्यूशन चूँकि हमने समझा है, तो रिवोल्यूशन के आधार पे अगर मैं डिग्री को डिफाइन करने चलूँ तो वो ज़्यादा इजी होगा। अब कैसे? रिवोल्यूशन अगर आप देख रहे हो कि हो क्या रहा है कि एक रिवोल्यूशन का मतलब है कि अगर कोई एक पॉइंट अपने स्थान से फिर से मूव करके यहाँ पे आ जाए तो उसे हम एक रिवोल्यूशन मानते हैं। और जब एक पार्टिकल अगर एक स्थान से फिर से मूव करके वहाँ पे आ जाता है तो इसको कितना डिग्री कहते हैं? एग्जैक्टली 360 डिग्रीज। और इसको इमेजिन करना या फिर इसको समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिग्रीज़ या 360 डिग्रीज जो वर्ड है, 360 डिग्री जो वर्ड है, इसका हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में आजकल ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे 360 डिग्रीज व्यू, 360 डिग्रीज कैमरा, 360 डिग्रीज वीडियोज़ इत्यादि। तो अब 360 डिग्रीज को समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपने ये देखा कि 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्रीज के बराबर है। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड से आप काउंट कर लो कि 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री इज जस्ट 1/360th रिवोल्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री, तो आपको जवाब देना होगा कि इट इज़ 1/360th रिवोल्यूशन। It is like this, 1/360th रिवोल्यूशन। मतलब कि इसमें 360 इक्वल पीसेस बांट दिए जाएं तो जो एक पीस बचेगा वो एंगल होगा 1 डिग्री। फिर से इस 1 डिग्री को 60 इक्वल हिस्सों में बांटा जाएगा 60 इक्वल पीसेस में, तो जो एक पीस बनेगा वो बन जाएगा 1 मिनट। सो 1 मिनट इज जस्ट 1/60th डिग्री। और फर्दर अगर हम 1 मिनट को फिर से 60 हिस्सों में बांटेंगे तो बन जाएगा वो 1 सेकेंड। इसका मतलब कि 1 डिग्री हो गया 1/360th रिवोल्यूशन। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1 डिग्री और 1 डिग्री को फिर मैं लिख देता हूँ 60 मिनट्स, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। देन 1 मिनट को लिखता हूँ मैं 60 सेकेंड्स, तो ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है समझना।
ये जो साइन आप देख रहे हो प्राइम का, वो मिनट और सेकंड्स को बता रहे हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि 1 डिग्री का मतलब है 1/360th रिवोल्यूशन, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये सारे एंगल्स के छोटे छोटे यूनिट्स हैं, आप इसको घड़ी वाला जो मिनट और सेकंड है उससे तुलना मत कीजिएगा, वो अलग चीज़ है। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे मेज़रमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड रेडियन मेज़रमेंट। तो रेडियन मेज़रमेंट क्या है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है ये समझते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, सो 1 रेडियन इज जस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ यूनिट आर्क लेंथ टू रेडियस ऑफ अ यूनिट सर्कल। अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो यूनिट सर्कल क्या है? यूनिट सर्कल का मतलब है कि वैसा सर्कल जिसके पास रेडियस लेंथ 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या सो ऑन। और इसने कहा है कि जो आप इस सर्कल के अंदर कोई एक आर्क लोगे तो उस आर्क की जो लेंथ होगी वो भी आप 1 यूनिट लो। तो मान लिया कि मैंने ये आर्क लिया है और इस आर्क की लेंथ को मैंने माना है 1 सेंटीमीटर और इस रेडियस को भी मैंने माना है 1 सेंटीमीटर। तो इस केस में ये जो एंगल होगा वो मान लेते हैं थीटा, सो वो थीटा कहलाएगा 1 रेडियन। अब इसमें इसी चीज़ को मैं अगर कहूँ कि कोई एक दूसरा सर्कल है और जहाँ पे ये लेंथ है 1, लेकिन आर्क लेंथ को मैंने मान लिया 2, 2 इधर आना चाहिए बट एनीवे ये है 2 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो उस केस में आपको पता है कि इक्वल आर्क लेंथ सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट दूं, ये मानते हो कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इस 1 सेंटीमीटर वाले रेडियस के इस एंगल को 1 रेडियन बताएगा और फिर से ये बताया जाएगा 1 रेडियन, यानी कि इस केस में थीटा हो जाएगा 2 रेडियंस। तो यहाँ पे इस दोनों एग्जाम्पल से हमें थोड़ा बहुत इंट्यूशन मिल सकता है कि हम क्यों ना थीटा को सिंपली इस लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ऑब्वियसली वी कैन, बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का प्रोपोर्शन अगर सेम रहेगा किसी भी स्थिति में तो थीटा की वैल्यू सेम रहने वाली है। मतलब थीटा जो मिलेगा वो हम लिख सकते हैं L/R। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो कहाँ किस मेजरमेंट में है? रेडियंस में। थीटा इज़ इन रेडियंस। तो इसमें हमने ये समझ लिया कि एक सर्कल के अंदर अगर कोई लेंथ आर्क का दे रखा हो और रेडियस की वैल्यू दे रखी हो तो उस केस में हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कोई एक सर्कल लिया लाइक दिस और इस सर्कल के अंदर हमने एक आर्क लिया L = 5 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ मैंने रेडियस लिया है 3 सेंटीमीटर्स। और चूँकि आप देख पा रहे हो कि ये रोटेशन इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज गया है, तो इस केस में जो थीटा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 5/3 रेडियंस। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा सर्कल लूँ और इसका इनिशियल पोजीशन में फिर से यहाँ रखता हूँ किसी का और उसका फाइनल पोजीशन इधर आ गया, इसकी आर्क की लेंथ है 2 सेंटीमीटर्स और ये मैंने लिया 1/2 सेंटीमीटर्स रेडियस को, तो इस केस में जो थीटा लिखा जाएगा वो -2/2 लिखा जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियंस लिखा जाएगा। यहाँ पे चूँकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसलिए इसका मेजरमेंट नेगेटिव हो जाएगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इसका मेजरमेंट पॉजिटिव माना जाएगा। तो हमने ये रेडियन मेजरमेंट को समझ लिया है एंड 1 रेडियन क्या है इसके भी डेफिनेशन को समझ लिया है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं
कि जो रेडियन मेजरमेंट है वो रियल नंबर से कैसे रिलेटेड है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि चूँकि ये जो लेंथ होगा और जो रेडियस होगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों की यूनिट सेम होगी, तो दोनों तो लेंथ्स ही हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे 5/3 आया है वो एक प्योर रेशियो है, एक प्योर रैशनल नंबर है, और यहाँ भी जो आया है वो भी एक प्योर रैशनल नंबर है। तो उस केस में यहाँ रेडियन केवल इसलिए अटैच किया जाता है ताकि आपको ये आभास रहे कि जो थीटा आप लिख रहे हो वो कोई रेशियो इनफैक्ट तो है, लेकिन ये एंगल के मेजरमेंट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि चूंकि ये रेशियो है और रेशियो है तो कहीं ना कहीं ये नंबर लाइन पे होगा। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं अब कि इनफैक्ट जो रेडियन मेजरमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर से कैसे रिलेटेड हैं। इसको समझने के लिए सपोज कीजिए कि मैंने एक सर्कल लिया है, फिर से यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस ऑफ कोर्स 1 है, और इसको मैंने नंबर लाइन पे इस तरीके से इसको बिठाया है जिससे कि वो ओरिजिन पे टच करता हो नंबर लाइन पे। तो चूंकि इसका सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, तो उस केस में आप जब इस एंड के कॉरस्पॉन्डिंग इस नंबर लाइन पे कोई नंबर अब ढूंढना चाहोगे तो वो एग्जैक्टली 1 होगा, बिकॉज यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1 है तो ये भी 1 होगी। सिमिलरली इसको हम आगे एक्सटेंड करें, सो दैट विल बी 2 एंड दिस विल बी 3 एंड सो ऑन। और इधर भी ये हो जाएगा -1, ये होगा -2 एंड सो ऑन। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमने कोई ये आर्क लिया हो लाइक दिस, तो इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा और उस एंगल का मेजरमेंट भले ही हम नेगेटिव लेंगे डायरेक्शन वाइज, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके मैग्नीट्यूड को समझते हैं कि मान लीजिए कि वो एंगल का मेजरमेंट है सपोज कि ये 30 डिग्रीज। तो इस 30 डिग्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इस नंबर लाइन पे कोई नंबर ढूंढना पड़े हमें, तो हम कैसे ढूंढेंगे? आपको करना क्या है, सपोज कीजिए कि मैं एक सीजर लेके इसको कट कर देता हूँ। तो जब कट करूँगा तो ये जो पोर्शन हमने यहाँ पे भी फोल्डेड या आर्क्ड है, वो जब खुलेगा तो वो इस नंबर लाइन पे बिच सा जाएगा। तो बिछने के बाद जो जिस स्थान तक ये बिच के बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, उस पॉइंट की वैल्यू ही इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रेडियन मेजरमेंट या रियल नंबर रिलेशन होगा। तो 30 डिग्रीज का अगर हमें रेडियन मेजरमेंट ढूंढना हो तो यहाँ से कट कीजिए और जिस नंबर तक ये पहुँचेगा वो बता देगा कि उसका रेडियन मेजरमेंट क्या होगा। इसको थोड़ा सा और आसान बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस एंगल को लिया है और ये एंगल एक्चुअली इजी है पहचानना, बिकॉज ये 90 डिग्रीज है। तो अब मैं फिर से क्या करूँगा कि सपोज कीजिए कि मैंने फिर से एक सीजर लिया एंड यहाँ पे इसको कट कर दिया। तो कट करते ही ये फिर से क्या हो जाएगा, खुलेगा। तो जो यहाँ मिलेगा वो जो लेंथ होगी वो कहीं पे जाके रुकेगी सही, वो लेंथ एग्जैक्टली इस आर्क के बराबर होगी। अब इस आर्क को फाइंड करना आसान है, क्यों? मान लेते हैं कि आर्क OP है, तो आर्क OP का जो लेंथ होगा, आप सोचिए क्या होगा, ये इनफैक्ट इस पूरे सर्कल का चौथाई हिस्सा है, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस का। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है 2πr। और चूंकि हमने यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस लिया है 1 सेंटीमीटर, सो यू कैन से दैट इज ओनली 2π। और 2π को अगर 4 हिस्सों में बांटोगे तो आर्क OP का जो लेंथ मिलेगा वो मिल जाएगा जस्ट 2π डिवाइडेड बाई 4, यानी कि π/2। एंड π/2 का मतलब क्या है? 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो लेंथ मिली है आपको, ये लेंथ π/2 या फिर 1.57 के अप्रॉक्स मिलेगी। तो आपने देखा कि 90 डिग्रीज, अगर ये 90 डिग्रीज मैंने बोला था,
तो 90 डिग्रीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें रेडियन मेजरमेंट मिला है वो क्या मिला है, π/2। या फिर ऐसे समझिए कि जो π/2 हमने यहाँ रेडियन मेजरमेंट ढूंढा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग रियल नंबर लाइन पे जो वैल्यू मिलेगी वो इतनी लेंथ होगी ओरिजिन से। हालांकि ये जो एंगल मैंने लिया था वो निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आपको दिख रहा होगा, तो यह निगेटिव एंगल लिखना चाहिए था, बट समझाने के पर्पज़ से मैंने यहाँ पे केवल इसका मैग्नीट्यूड लिया है। उधर ही ऐसे ही आप इधर की तरफ कोई कट मारोगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव होगा। अगर आप यहाँ पे कट करोगे सो यू विल गेट एग्जैक्टली फुल लेंथ पाई, क्योंकि वो 2π का आधा हिस्सा होगा। तो हमने यहाँ ऐसे समझा कि रेडियन को रियल नंबर से कैसे रिलेट करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रेडियन को डिग्रीज़ में या फिर डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहीं से इनफैक्ट हमारे पूरे एक्सरसाइज का आरंभ होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल सरल है ये समझना है कि 2π कॉरस्पॉन्ड करता है 360 डिग्रीज से, या फिर पाई कॉरस्पॉन्ड करता है 180 डिग्रीज से। अभी हमने देखा था कि π/2 कॉरस्पॉन्ड करता है 90 डिग्रीज से। तो इनके आधार पे अगर मैं फार्मूला बनाने जाऊं तो दो तरह के कन्वर्जन के फार्मूला बनेंगे, आप उनको चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, तो द रेडियन मेजरमेंट को अगर फाइंड आउट करना हो, डिग्री मेजरमेंट गिवन हो तब, तो यहाँ लिखा जाएगा डिग्री मेजरमेंट टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 180। एंड अगर मैं इसी फार्मूले को फिर से रीअरेंज कर दूं तो हमें मिल जाएगा क्या, डिग्री मेजरमेंट का फार्मूला इट इज जस्ट रेडियन मेजरमेंट टाइम्स 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जब भी आप डिग्री मेजरमेंट डालोगे इस पोजीशन पे, तो इस डिग्री मेजरमेंट से डिग्री जो चीज़ है वो कैंसिल हो जाएगी और रेशियो आ जाएगा। लेकिन यहाँ रेडियन मेजरमेंट तो रेशियो होता है, वहाँ डिग्री है तो इसलिए वो डिग्री में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से, कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि डिग्री मेजरमेंट को हमें उसके सब यूनिट्स के फॉर्म में भी लिखना पड़े, मतलब मिनट्स और सेकंड को मिला के लिखना पड़े। तो वैसे केसेस में आपको ये ध्यान देना होगा कि 1 डिग्री को 60 मिनट आपको जैसा याद होगा आपको, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी बात याद रखनी है कि पाई को आप हमेशा लीजिएगा 22/7, क्योंकि आपके सिलेबस में दुर्भाग्यवश कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है। तो आपको वैसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां पर उन चीज़ों को मैनुअली हैंडल करना आसान हो। तो अब बढ़ते हैं आज के कुछ एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वो असाइनमेंट का क्वेश्चन है या प्रॉब्लम बुकलेट का क्वेश्चन है, जो मैंने क्लास 11th के लिए प्रिपेयर किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आई थिंक 100 से ऊपर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, और सब सेक्शन वाइज दिए हुए हैं कि किस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो वो क्लास 11th के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस का बुकलेट है, जिसके लिए आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उससे ही प्रैक्टिस कर लोगे तो सफिशिएंट होगा क्लास 11th और कुछ हद तक जेईई मेंस तक के लिए। ओके, सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसे एक्सप्रेस करना है हमें रेडियन मेजरमेंट में। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ आपको करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास कैलकुलेटर सिलेबस में अलाउड नहीं है। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पहले इस 10 सेकेंड्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में, एंड मिनट्स को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज़ में। तो इससे क्या होगा, ये तो बन जाएगा 45 डिग्रीज़ और ये हो जाएगा 20 मिनट, और इसके साथ मैं प्लस कर देता हूँ इसको मिनट में कन्वर्ट करके, यानी कि 10/60 मिनट्स, जिससे 45 डिग्रीज़ और इन दोनों का सम आ जाएगा। इस कैंसिल होने के बाद
121/6 मिनट्स। अब जब इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे सो यू विल गेट व्हाट 121/6 इंटू 1/60 डिग्रीज। और फिर से जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो मिलेगा 45 प्लस 121/360 एंड देन होल डिग्रीज। अब यहाँ पे काम करता है कैलकुलेटर, बट एनीवेज मैं इस फ्रैक्शन को वैसे ही छोड़ दूंगा बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि ये क्या होगा और मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया अभी तक। ऑलराइट, तो हम इसको कैलकुलेट करके जो भी लाएंगे वो यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद अगर रेडियन मेजरमेंट लिखना होगा हमें, रेडियन मेजरमेंट क्या लिखेंगे, दिस होल क्वांटिटी 45 इंटू 360 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 360 एंड इंटू पाई बाय 180। आप ध्यान रहे कि ये जो डिग्री में था और ये डिग्री में है, इन दोनों डिग्री से आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा और बाद में बच जाएगा जो आंसर, वही हमारा करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन जो होगा मैं वहाँ पे, अच्छा इसका जो कैलकुलेशन होगा मैं, अब इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.2 रेडियंस इन डिग्री मेजरमेंट। 1.2 रेडियन को हमें डिग्री मेजरमेंट में एक्सप्रेस करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे क्या, डिग्री मेजरमेंट इज व्हाट 1.2 इंटू 180 डिग्रीज डिवाइड बाय पाई। ध्यान है पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, जिससे ये फर्दर कैलकुलेट होके देगा वो 8.4, मैंने 1.2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 90/11, जिससे ये हो जाएगा कितना 6 एंड देन 756/11 डिग्रीज। अब हमें इसको करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो उसको करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे 6 टाइम्स, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा हमें पहली बार वो ऐसा मिलेगा जिसमें 8/11 को हम अब कन्वर्ट कर देंगे किस में, मिनट्स में, जिसके लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मिला 68 डिग्रीज और ये कुछ मिनट्स, तो ये कितना होगा, ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 11 मिनट्स। इसे फिर से आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा तो कितना होगा, जिससे ये हो जाएगा 68 डिग्रीज एंड देन इस होल नंबर को हम ले लेंगे फिर से मिनट के लिए, हो जाएगा 43 मिनट्स एंड फर्दर जो फ्रैक्शन मिला इसे हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में, और ये बन जाएगा अब आगे 68 डिग्रीज 43 मिनट्स, और यहाँ फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स को। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कुछ होगा 38 सेकेंड्स। बाकी जो फ्रैक्शन बचने वाला है लास्ट का उसको आप ड्रॉप कर दोगे और ये आंसर हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है तो अच्छी तरीके से। ओके, सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन आर्क ऑफ लेंथ L मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose diameter is 20 and chord is 10√2, find L and theta। तो इसमें कैसे करेंगे ये समझते हैं। एक सर्कल दे रखा है लाइक दिस, इस सर्कल में ये कोई आर्क है L और ये एंगल थीटा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो लंबाई है इस कॉर्ड को दे रखा है उसने 10√2। अगर हम इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको B, तो कॉर्ड AB की जो लेंथ है वो है 10√2 और इस सेंटर को मान लेता हूँ मैं O। हमें बताना है कि इस L की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें थीटा को निकालना होगा। रेडियस कितना होगा, डायमीटर 20 है तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगा 10 और ये भी है 10।
और ये ए बी है 10√2। तो हमने ये देखा कि ओ ए 10 है और ओ बी 10 है और ए बी है 10√2। आप इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए। आपको नहीं लगता क्या कि ए बी स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर? एग्जैक्टली, क्यों? बिकॉज ए बी स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा क्या 100 × 2 और इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर और ए बी 10 स्क्वायर। दैट मीन्स आपने पाया क्या 200 = 200। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा होगा वो 90 डिग्रीज होगा। हम क्या कंफर्म करेंगे कि ओ ए, ओ बी एंड ए बी आर sides of a right triangle and right कहाँ पे है? At O. Therefore theta is going to be 90 degrees। और अगर थीटा 90 डिग्रीज है तो हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट ढूंढ पाएंगे। कैसे? अब रेडियन मेजरमेंट क्यों ढूंढना पड़ा था? बिकॉज हमारे पास जो L है और R है वो थीटा के साथ ऐसे रिलेटेड हैं जिसमें थीटा रेडियन मेजरमेंट में होना चाहिए। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू L/R। हमें निकालना था L, तो थीटा लिख देंगे क्या π/2 टाइम्स 10, नॉट 20, 10। तो ये हो जाएगा क्या 5 पाई, इस L की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस क्वेश्चन में क्या है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कल पाथ always keeping the rope tight and describes 88 meters when it has traced 72 degrees at the center. Find the length of the rope. तो आपने क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ सीन ऐसा है, ये हॉर्स H यहाँ से मूव करके 88 मीटर के मूवमेंट पे H डैश पे चला गया। उस केस में 72 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। हमें निकालना है उस रस्सी की लंबाई, यानी कि ये लेंथ। ये इसको मान लेते हैं R, और इस R को हमें ढूंढना है। क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 72 डिग्रीज को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन मेजरमेंट ऑफ 72 क्या ढूंढेंगे? 72 इंटू π/180। ये हो जाएगा, ये तो हो गया रेडियन मेजरमेंट 72 का। अब इसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे अपना थीटा इज इक्वल टू L/R। इसमें थीटा है 2π/5, L गिवन है 88 और R हमें ढूंढना है। सो R की वैल्यू हो जाएगी जस्ट 88 डिवाइडेड बाय 2π × 5। और इसने 88 जानबूझ के दिया है ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेट करने में, क्योंकि 88 जो होता है वो 22 से कैंसिल हो जाता है। तो हम इस पाई को क्या लिखने वाले हैं? 22/7। सो इसको लिख दीजिए 22/7, यानी कि 7 को आप ले जाएंगे ऊपर और R की वैल्यू हो जाएगी 70। और ये कैसे दे रखा है, मीटर में या मीटर्स में, इसलिए 70 मीटर्स आंसर हो जाएगा। तो हमने आज की क्लास में ये देखा कि एंगल क्या है, रेडियन और डिग्रीज एंड रेडियन मेजरमेंट्स क्या क्या हैं, और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता दूँ कि जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके रेडियन मेजरमेंट का मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपके लिए प्रैक्टिस सबसे केवल करना है क्या, 30 डिग्रीज का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट क्या होगा, π/6। उसके बाद आता है 45 डिग्रीज, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट क्या हो जाएगा, π/4। 60 डिग्रीज का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट हो जाएगा π/3। देन 90 डिग्रीज का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट आपको पता है, दैट इज π/2। 180 डिग्रीज का रेडियन मेजरमेंट बिल्कुल ईजी है, दैट इज π। एंड 360 का तो और भी ईजी है, दैट इज 2π। तो ये सारे आपकी जुबान पे रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड उसमें समझेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंजेस को और कुछ और बातें। सो टिल देन यू हैव टू जस्ट डू मैथमेटिक्स, लेकिन संयम के साथ। थैंक्स।